आज हमारे सामने एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा दस्तावेज है। ये दरअसल एक किताब पर बनने वाले पॉडकास्ट की प्रोडक्शन गाइड है। अच्छा। किताब का नाम है ट्यूसडेज विद मौरी और ये जो गाइड है ये किताब टॉक्स नाम के एक शो के लिए तैयार की गई थी। हाँ, और ये कोई मामूली गाइड नहीं है जैसा मुझे लगता है। ये सिर्फ कहानी के पॉइंट्स नहीं बताती, बल्कि उस किताब की उसकी रूह को पकड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही। ये इस बात की पड़ताल करती है कि एक इतनी गहरी, इतनी संवेदनशील कहानी को आज के दौर में सुनने वालों तक कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही कहा। और गाइड की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। वो कहती है कि ट्यूसडेज विद मौरी देखिए कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको सफल होने के 10 तरीके बताएगी। नहीं, इसके उलट ये आपसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है, आप ये जिंदगी जी क्यों रहे हैं। वाह। एक ऐसा सवाल जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं ना। और मजे की बात देखिए, ये किताब मौत के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसका मकसद डराना या उदास करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझाना है। सही। ये बताती है कि कैसे जीवन के आखिरी पल हमें जीने का सबसे सही नजरिया दे सकते हैं। ये मौत को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आईने की तरह देखती है जिसमें जिंदगी की असलियत साफ नजर आती है। तो चलिए इसी गाइड के नजरिए से ट्यूसडेज विद मौरी के विचारों की दुनिया में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक मरते हुए प्रोफेसर की बातें आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। जरूर। और शुरुआत शायद इस सवाल से करनी चाहिए कि आखिर ये मौरी थे कौन। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस कहानी की सारी ताकत इसी एक बात में छुपी है। मौरी श्वार्ट्ज वो कोई बहुत बड़े राजनेता या कोई अरबपति बिजनेसमैन या कोई मशहूर हस्ती नहीं थे। वो एक यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, एक साधारण इंसान। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी असाधारण बात थी। उनकी कहानी हमें इसलिए छू जाती है क्योंकि वो कोई उपदेश देने वाले गुरु नहीं थे, वो हम में से ही एक थे। उन्हें ALS नाम की एक बीमारी थी जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। मतलब इंसान का अपने ही शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन मौरी के मामले में उनका शरीर तो जवाब दे रहा था, पर उनका दिमाग, उनकी चेतना, वो आखिरी सांस तक पूरी तरह जिंदा थी। ये सोचना ही कितना अजीब है ना? आपका शरीर एक पिंजरे जैसा बन जाए, लेकिन आपका मन एक आजाद पंछी की तरह उड़ता रहे। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली पहचान क्या है। क्या ये शरीर है या इसके अंदर की सोच? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। देखिए, मौरी ने अपनी इस हालत को एक त्रासदी की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक अवसर माना। अवसर? हाँ, एक ऐसा मौका जहां वो जिंदगी के उन सभी सबक को लोगों के साथ बांट सकते थे जिन्हें सीखने में उन्हें 70 साल से ज्यादा लग गए। वो कहते थे कि ये उनका जीवित अंतिम संस्कार है। जीवित अंतिम संस्कार? हाँ, जहां लोग उनसे विदा लेने आ सकते हैं जबकि वो अभी भी उनकी बातें सुन सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम तो मौत या बीमारी का जिक्र करने से भी कतराते हैं और वो उसे एक उत्सव की तरह देख रहे थे। हाँ, और इसी सोच ने उनके पुराने छात्र मिच एल्बम को उनकी तरफ वापस खींचा। मिच एक कामयाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन चुके थे, पैसा, शोहरत सब था उनके पास। लेकिन अपनी जिंदगी की रफ्तार में वो कहीं खुद को भूल गए थे। बिल्कुल। जब उन्हें पता चला कि उनके पसंदीदा प्रोफेसर मौत के दरवाजे पर हैं, तो वो उनसे मिलने पहुंचे। और यहीं से उन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ जो इस किताब की बुनियाद है। चलिए इस अनोखे ढांचे को थोड़ा और समझते हैं। हर मंगलवार मिच अपने प्रोफेसर से मिलने जाते थे। बिल्कुल, ये उनकी आखिरी क्लास थी और इसका विषय था जीवन का अर्थ। अच्छा। ये कोई लेक्चर हॉल में होने वाली क्लास नहीं थी। ये मौरी के स्टडी रूम में उनके व्हीलचेयर के पास बैठकर होती थी। हर मंगलवार जीवन के एक बड़े मुद्दे पर बात होती थी, कभी दुनिया की भागदौड़ पे, कभी अफसोस पर, तो कभी परिवार के महत्व पर। मतलब ये एक तरह का अनौपचारिक कोर्स था। हाँ, जिसे मौरी अपने अनुभव से पढ़ा रहे थे। हाँ, और ये कोई भाषण या उपदेश नहीं था। यही बात इसे सबसे खास बनाती है। मौरी कोई नियम नहीं बता रहे थे, वो बस ईमानदारी से अपने एहसास और अनुभव साझा कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जब आपके हाथ से सब कुछ फिसल रहा हो, आपकी सेहत, आपकी आज़ादी, आपका भविष्य, तब असल में कौन सी चीज़ हैं जो मायने रखती हैं। ये तो इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। मतलब ये किसी ऐसे इंसान की सलाह नहीं है जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हों। नहीं, बल्कि ये उस इंसान के शब्द हैं जो जिंदगी और मौत को आमने सामने देख रहा है।
अपनी पेशेवर जिंदगी में पूरी तरह डूब चुके थे। ये मुलाकातें एक थेरेपी की तरह थी। हर मंगलवार वो डिट्रॉइट की भागदौड़ भरी दुनिया से निकलकर मौरी के शांत और सुकून भरी दुनिया में आते थे। और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वो क्या खो रहे थे। बिल्कुल। तो ये जो हर मंगलवार को मिलने का सिलसिला था, ये अपने आप में ही अनोखा है। लेकिन असली जादू तो उन बातों में था जो इन मुलाकातों में होती थी। सही। प्यार और रिश्तों को लेकर मौरी का नजरिया तो जैसे आज की दुनिया के लिए ही बना है। बिल्कुल। मौरी एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, एक दूसरे से प्यार करो या नष्ट हो जाओ। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचे तो इसमें बहुत सच्चाई है। उनका मानना था कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें लगातार चीजें इकट्ठा करने के लिए उकसाता है, पैसा, शोहरत, ताकत। और हम उन रिश्तों को सींचना भूल जाते हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। सही कहा। लेकिन समाज में सफलता की परिभाषा तो बिल्कुल उल्टी है। पैसा, बड़ा घर, बड़ा पद। क्या मौरी इस पूरी सोच को ही चुनौती दे रहे थे? हाँ, और वो इसे अपने अनुभव से चुनौती दे रहे थे। वो मुझसे कहते हैं कि तुम देख सकते हो मैं बिस्तर पर हूँ, मैं तुम्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपना रेज्यूमे दिखाकर खुश नहीं कर सकता। वो चीजें अब मेरे किसी काम की नहीं है। उनके मुताबिक समाज आपको बताएगा कि पैसा जरूरी है, नया फोन जरूरी है, प्रमोशन जरूरी है। लेकिन वो कहते हैं इन सब पर यकीन मत करो। तो फिर किस पर यकीन करें? असर में क्या जरूरी है? मौरी के शब्दों में असल में जरूरी है एक परिवार जो आपको प्यार करे, दोस्त जो आपके साथ खड़े रहें और एक समुदाय जिसका आप हिस्सा हो। अंत में जो चीज आपको सुकून देती है वो ये नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये कि आपने कितना प्यार किया और कितना प्यार पाया। वो कहते थे कि हमें अपनी एक छोटी सी संस्कृति खुद बनानी होगी। बिल्कुल, एक ऐसी संस्कृति जहां पैसे से ज्यादा करुणा और प्रेम को महत्व दिया जाए। अपनी संस्कृति खुद बनाना, ये एक बहुत बड़ा विचार है। हम तो बस समाज के बनाए नियमों पर ही चलते रहते हैं। और इसी वजह से हम अक्सर नाखुश रहते हैं। मौरी का मानना था कि ज्यादातर लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें वो आधा सो रहे हैं। आधा सो रहे हैं? हाँ, वो उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए, न कि उन चीजों के पीछे जो उन्हें सच में चाहिए। और जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं पर यह कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जिस समाज में मौत का नाम लेना भी अशुभ माना जाता है, जहां हम इससे बचने की, इसे भूलने की हर कोशिश करते हैं, वहां मौरी मौत से भाग नहीं रहे थे। भाग नहीं रहे थे, वो उसका सामना कर रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर बात है, जब तुम मरना सीख जाते हो तब तुम जीना सीख जाते हो। ये पहली बार सुनने में बहुत उलझी हुई लगती है। मरना सीखकर कोई जीना कैसे सीख सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं कि मौत का ख्याल हमें जीने से रोकता है, हमें डराता है। बिल्कुल। और मौरी उसी डर की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग मौत से इतना डरते हैं कि वो असल में कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाते। अच्छा। वो हमेशा भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में अटके रहते हैं। मौरी के लिए मौत का डर एक ऐसे चश्मे की तरह था जिसे पहनकर जिंदगी धुंधली दिखती है। वो बस उस चश्मे को उतारने की बात कर रहे थे। तो उनका मतलब ये था कि मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लेने से जीने की आजादी मिलती है? बिल्कुल। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप छोटी छोटी बेमतलब की चीजों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। जैसे ट्रैफिक में फंसना या किसी से छोटी मोटी बहस हो जाना, ऑफिस का तनाव। हाँ, ये सब अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताना या दोस्तों से बात करना। सही बात है। हाँ, आप सुबह के सूरज को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, खाने के स्वाद को ज्यादा महसूस करते हैं। मौत की समझ जिंदगी को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और घना और गहरा बना देती है। आपको हर पल की कीमत समझ आने लगती है। उन्होंने तो मौत को एक सलाहकार बना लिया था। हाँ, एक सलाहकार जो उन्हें लगातार याद दिलाता था कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें मौरी के जीवन के दर्शन को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से वो होगा, जिंदगी लेने की चीज नहीं है, जिंदगी देने की चीज है। ये मौरी की पूरी जिंदगी का सार था। जैसे जैसे उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, वो दुनिया से कट नहीं गए। उल्टा उन्होंने खुद को और ज्यादा देना शुरू कर दिया। अपना ज्ञान, अपना समय, अपनी सलाह और अपना प्यार। और देना का मतलब सिर्फ पैसा या महंगी चीजें देना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर आप किसी परेशान दोस्त की बात सुनने के लिए अपना आधा घंटा दे सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा देना है। अगर आप किसी को ये महसूस करा सकते हैं कि वो अकेले नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। मौरी का मानना था कि एक सार्थक जीवन का मतलब है खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनना, दूसरों की सेवा में खुद को लगाना। ये बहुत शक्तिशाली विचार है
और ये कुछ ऐसा है जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। सही कहा। इसके लिए कोई महान काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने किसी सहकर्मी से पूछना कि उसका दिन कैसा था और सच में उसका जवाब सुनना। अपने माता पिता को फोन करके बस इतना कहना कि आपको उनकी याद आ रही थी। ये छोटे छोटे काम ही है ना जो रिश्तों में जान डालते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। हाँ, मौरी के लिए प्यार और करुणा ही असली दौलत थी। इस गाइड में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, कुछ किताबें दिल को भारी नहीं हल्का कर देती हैं। ट्यूसडेज विद मौरी शायद उन्हीं में से एक है। ये मौत और बीमारी जैसी भारी भरकम बातों से भरी है, लेकिन इसे पढ़कर या सुनकर जिंदगी के लिए एक नया प्यार और उत्साह महसूस होता है। क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो भी समय है वो एक तोहफा है और इस तोहफे का सबसे अच्छा इस्तेमाल इसे दूसरों के साथ बांटने में है। ये किताब कोई अपराध बोध महसूस नहीं कराती। नहीं, बल्कि आपको प्रेरित करती है। ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम अब तक भाग रहे थे, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम आज इसी पल से एक ज्यादा मतलब भरी जिंदगी जीना शुरू कर सकते हो। इस गाइड के जरिए मौरी के विचारों को समझना वाकई एक बेहतरीन अनुभव रहा। यह हमें सिखाती है कि कैसे बड़े बड़े सवालों के जवाब अक्सर बहुत ही सीधी और सरल बातों में छुपे होते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। अगर जिंदगी की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई यानी मौत हमें भारी बनाने की जगह हल्का कर सकती है, तो हम रोजमर्रा की उन किन छोटी छोटी बातों का वजन लेकर घूम रहे हैं जिन्हें आज अभी इसी वक्त हल्का किया जा सकता है।